नमस्कार दोस्तों, द लीशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट का हम 1.3 में जो हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन वाले जो सिद्धांतकार हैं या जो हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन से जुड़े हुए सिद्धांतकार हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे थे। और इसी क्रम में हमने जीएच मीट को पढ़ लिया है और आपके गॉफमैन पर भी हमने चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे अल्फ्रेड सुट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो अल्फ्रेड सुट्स की जब बात होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि अल्फ्रेड सुट्स ने फिनोमेनोलॉजी में अपने सिद्धांतों को दिया है, यानी प्रघटना शास्त्र में यानी प्रघटना शास्त्र जो फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, अल्फ्रेड सुट्स उससे जुड़े हुए हैं। हमारे जो पढ़ने का क्रम रहता है किसी भी थिंकर्स का, सबसे पहले हम थिंकर्स के मतलब या जो भी टॉपिक है उसका हम थ्योरी को पढ़ते हैं और उस थ्योरी के बाद हम इसी वीडियो में PYQs भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फिनोमेनोलॉजी क्या है और इस फिनोमेनोलॉजी में अल्फ्रेड सुट्स का क्या योगदान है। जो फिनोमेनोलॉजी शब्द है या जो घटना क्रिया विज्ञान शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा के फिनोमेनन, यह जो घटना क्रिया विज्ञान है या फिनोमेनोलॉजी शब्द है, ये फिनोमेनन यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकट दर्शन करना या प्रकट किसी चीज को देखना, यानी डायरेक्ट देखना। फिनोमेनोलॉजी का अर्थ है कि फिनोमेना यानी घटना का अध्ययन करना, फिनोमेना का अध्ययन करना, यह हमारे चेतना के संपर्क में आने पर वस्तुओं का जो आकार है हमारे अनुभव में आता है, उसे ही फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। यानी फिनोमेनोलॉजी जो पर्सपेक्टिव है ये कहता है कि समाज की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का अनुभव हम अपनी स्वयं की चेतना के आधार पर करें, ना कि अपने जो हमारा सामाजिक जीवन है या जो हमारा सामाजिक जगत है, उस जगत से जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान के आधार पर हम वस्तुओं को ना देखें, बल्कि स्वयं की चेतना के अनुभव के आधार पर हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करें। फिनोमेनोलॉजी जो है इसका विकास दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से हुआ है और फिनोमेनोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैम्बर्ट ने किया है। क्या है? फिनोमेनोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लैम्बर्ट ने किया है। लैम्बर्ट ने अपने ज्ञान मीमांसा में फिनोमेनोलॉजी का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था। लेकिन फिनोमेनोलॉजी नाम से हीगल की एक पुस्तक भी है, तो हीगल ने भी फिनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन जर्मन दार्शनिक एडमंड हर्सल ने फिनोमेनोलॉजी के वास्तविक प्रणेता होने का गौरव प्राप्त है। यानी हुर्सल ने, जो आपके हुसरल हैं, इन्होंने जो आपका फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्ट है इसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार बात करें तो फिनोमेनोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हीगल करते हैं और उसके बाद लिपजिंग ने किया है। देन आपके हैम्बर्ग आपके दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और लिपजिंग तीसरे नंबर पर, जबकि हुर्सेल ने 1969 में आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी की बात की है। तो फिनोमेनोलॉजी का ये भी आपको एक क्रम याद रखना है कि सर्वप्रथम बात कौन करता है। लेकिन फिनोमेनोलॉजी का अपनी जो ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है उसमें लैम्बर्ट ने सर्वप्रथम प्रयोग कर लिया था। फिर हीगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका फिनोमेनोलॉजी नाम था और हुर्सल को यानी हसरेल को फिनोमेनोलॉजी का वास्तविक प्रणेता माना जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी। जो फिनोमेनोलॉजी है यह व्यक्तिनिष्ठवाद से प्रारंभ होता है, यानी टोटल व्यक्ति के अनुभव यानी सब्जेक्टिविटी पर आधारित है। फिनोमेनोलॉजी एक विधि है। फिनोमेनोलॉजी क्या है? एक विधि है, यह एक सिद्धांत नहीं है। फिनोमेनोलॉजी की शुरुआत व्यक्ति से होती है। व्यक्ति स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त करता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। यानी फिनोमेनोलॉजी कहता है कि आप दुनिया में आपके जो समाज की जो चीजें हैं, इन समाज की वस्तुओं को आप ऐसे समझो जैसे दूसरे ग्रह से आए हुए हो। आप किसी भी चीज को इस आधार पर स्वीकार नहीं कर लो कि वो आपको पहले से समाज में मौजूद थी तो इसलिए यह है। फिनोमेनोलॉजी कहता है कि नहीं, इस तरीके से आपको सामाजिक घटनाओं का या समाज की चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। ये जो समाज में जो भी घटना है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, नातेदारी व्यवस्था हो, विवाह व्यवस्था हो, जो भी समाज में है, इन सब सामाजिक व्यवस्थाओं पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है और प्रश्न चिन्ह के माध्यम से आप क्या करेंगे?
आप संदेह के माध्यम से क्या करेंगे, आप वास्तविक जो घटना है उन घटनाओं को आप जान सकते हैं। आप तो ऐसे व्यवहार करो जैसे दूसरे, आपको पता ही नहीं है कि इस पुस्तक का क्या मतलब है, आप दूसरों से पूछो कि ये पुस्तक किस लिए है, तब वो बताएगा कि यह पुस्तक ज्ञान के लिए पढ़ी जाती, तो आप कहेंगे कि पुस्तक, क्योंकि आप पहले से आप सामाजिक जीवन जगत से आपको पता होता है कि पुस्तक का है, लेकिन आप सोचते नहीं। कभी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा के देखो तो कोई भी घटना समाज में जो भी है आप उसके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हो, यही फिनोमेनोलॉजी बताता है। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं फिनोमेनोलॉजी को और स्पष्ट करूंगा, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी की दो ब्रांच हैं, एक फिनोमेनोलॉजी यूरोप का है और दूसरा फिनोमेनोलॉजी अमेरिका का है। जो अमेरिका का फिनोमेनोलॉजी है इससे जॉर्ज सांतियाना जुड़े हुए हैं, लेकिन जॉर्ज सांतियाना का जो फिनोमेनोलॉजी है वो अमेरिका के उपयोगितावाद के कारण ज़्यादा इसका विकास नहीं हो पाया था। तो अमेरिका में फिनोमेनोलॉजी की बात किसने की, जॉर्ज सांतियाना ने की, जबकि यूरोप में जो फिनोमेनोलॉजी है ये हर्सेल और सुज के विचारों से यह प्राप्त हुआ। जो सुज के विचार हैं, इन्होंने हर्सेल के फिनोमेनोलॉजी में जो अंतःक्रियावाद है, सामाजिक अंतःक्रियावाद को इसमें शामिल कर लिया था। ये तो मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ इतना समझ लीजिए कि फिनोमेनोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, एक ब्रांच यूरोपियन है, एक अमेरिकन है। यूरोपियन ब्रांच से आपके हर्सेल और सुज जुड़े हुए हैं, जबकि अमेरिकन शाखा से आपके जॉर्ज सांतियाना जुड़े हुए हैं। अगर हम फिनोमेनोलॉजी की बात करें या फिनोमेनोलॉजी की परिभाषा को समझें तो एडमंड हर्सेल कहते हैं कि फिनोमेनोलॉजी एक विधि है। आपको याद रखना, एक मेथड है, ये थ्योरीज नहीं है। फिनोमेनोलॉजी एक विधि है जो व्यवस्थित रूप से अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। यह स्वीकृत मानकों को अस्वीकार करके उसमें व्याप्त अर्थों को सामने लाती है। यानी फिनोमेनोलॉजी क्या है, थ्योरी नहीं है, फिनोमेनोलॉजी एक विधि है। और यह जो समाज में अप्रत्यक्ष है उसको अपने अनुभव के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है फिनोमेनोलॉजी विधि। और यह जो समाज में व्याप्त जो सामाजिक मूल्य है उनको अस्वीकार करता है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उन पर संदेह करता है, और इस माध्यम से समाज में जो भी है उसके वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। किसके आधार पर, स्वयं की सब्जेक्टिविटी के आधार पर, इंटर सब्जेक्टिविटी के आधार पर, स्वयं के अनुभव के आधार पर वो जीवन जगत को नकार देता है। अभी मैं आपको हर्सेल भी बताऊंगा और सुज भी बताऊंगा, तो एक एक चीज बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी, आप हर एक चीज को बड़े आराम से समझ सकोगे। तो इन्होंने यहाँ पर केवल हर्सेल ने ये कह दिया है कि प्रघटना शास्त्र एक विधि है जो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष बनाने की क्षमता रखती है, और यह समाज में जो भी मूल मानक हैं, जो भी अर्थ हैं, उनको अस्वीकार करता है। फिनोमेनोलॉजी के लिए वो आगे कहते हैं कि फिनोमेनोलॉजी फिलॉसफी का एक अंग है या फिलॉसफी की एक पद्धति है, यह विधि है, यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो फिनोमेनोलॉजी को हर्सेल ने एक दार्शनिक दृष्टिकोण माना है और कहा है कि फिनोमेनोलॉजी सूक्ष्म समाजशास्त्र का अंग है, यानी यह माइक्रो सोशियोलॉजी का पार्ट है। समाजशास्त्र के दो पक्ष होते हैं, एक मैक्रो सोशियोलॉजी होती है, एक माइक्रो सोशियोलॉजी होती है। जो मैक्रो सोशियोलॉजी होता है यह समाज पर बहुत अधिक बल देता है, जबकि सूक्ष्म समाजशास्त्र या माइक्रो जो सोशियोलॉजी है यह व्यक्ति पर बहुत अधिक महत्व देता है। तो फिनोमेनोलॉजी समाज की बात नहीं करता है, व्यक्ति की चेतना की बात करता है। यह ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर व्यक्ति के इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करता है। यह लाइफ वर्ड को चुनौती देता है और उस लाइफ वर्ड को स्वयं के अनुभव के आधार पर जानने का प्रयास करता है। इसलिए फिनोमेनोलॉजी को सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक प्रमुख अंग माना गया है, क्योंकि यह अपनी विषय वस्तु के केंद्र में व्यक्ति को रखता है। फिनोमेनोलॉजी विज्ञानवाद यानी जो विज्ञान है और उसके अनुभव परक वास्तविकता को एवं बृहद ज्ञान को बिल्कुल नकारता है और यह लघु स्तरीय सिद्धांतों की वकालत करता है। यानी फिनोमेनोलॉजी ने विज्ञानवाद का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको हर्सेल के जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने फिनोमेनोलॉजी जो आपकी प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र उसकी 4 बुनियादी विशेषताएं बताई, और इसमें उन्होंने फिनोमेनोलॉजी किस हिस्सा, मतलब ये जो विज्ञानवाद के दर्शन है या विज्ञान है उसकी ये उसमें आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं और उसका एक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं फिनोमेनोलॉजी। तो अभी केवल यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि फिनोमेनोलॉजी अनुभाविक विज्ञानवाद का विरोध करता है, और यह जो मेटा नरेटिव है या वृत्तांत या
बृहद ज्ञान है, इस बृहद ज्ञान को नकारता है और उसके स्थान पर लघु स्तरीय और विषय परक अध्ययन को वरीयता देता है। जो आपका फिनोमेनोलॉजी है, यह फिनोमेनोलॉजी गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभव यानी स्वयं के अनुभव के आधार पर जो आप प्राप्त करते हो, अपनी स्वयं की चेतना के आधार पर जो आप प्राप्त करते हो, फिनोमेनोलॉजी का वो विषय वस्तु है, वो फिनोमेनोलॉजी का केंद्र है। अभी मैंने फिनोमेनोलॉजी समझा रहा हूं। इस फिनोमेनोलॉजी में मैंने ना अभी आपको हसरेल को के बारे में बताया, ना अभी स्विट्ज के बारे में बताया, इसके बाद मैं बताऊंगा। अभी तो फिनोमेनोलॉजी समझो कि फिनोमेनोलॉजी है क्या। इस फिनोमेनोलॉजी की जो शुरुआत है, इस प्रघटना शास्त्र की जो शुरुआत है, यह व्यक्ति से होती है। व्यक्ति के अनुभव के बाहर जो भी पूर्व मान्यताएं हैं या दार्शनिक बोध हैं, वह इसके क्षेत्र से बाहर है। वो कहते हैं एक फिनोमेनोलॉजिस्ट को प्योर माइंड की आवश्यकता है, शुद्ध दिमाग की आवश्यकता है। वह समाज में ऐसे व्यवहार करे जैसे पीके पिक्चर में आमिर खान करता है। उसके लिए दुनिया एक कैसा है, अनजान, वो यहाँ के चीजों का अर्थ नहीं समझता है, वो हर चीज को जानने का प्रयास करता है कि इसका मतलब ऐसा क्यों है, इसका मतलब ऐसा। वो प्योर फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर मूवी बनी है, आप उसको देखिएगा। ऐसे ही हमें समाज के हर एक घटना को प्रश्न चिन्ह के आधार पर देखना है, तभी हम समाज के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो भी पूर्व मान्यताएं, हमें इन पूर्व मान्यताओं को नकार देना है। फिनोमेनोलॉजिस्ट ये मानते हैं समाज की या दुनिया की वास्तविकता को जाना जा सकता है किससे, फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। और कहते हैं कि बस वास्तविकता को जानने के लिए स्वयं का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, यानी स्वयं के अनुभव पर आपको बल देना पड़ेगा, या स्वयं के अनुभव की बात करते हैं। यथार्थ को समझने के लिए मनुष्य की चेतना और मस्तिष्क की क्रियाशीलता की ये बात करते हैं। यथार्थ को समझने के लिए मनुष्य की चेतना और मस्तिष्क की क्रियाशीलता की बात करते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, ये आलोचनात्मक पर्सपेक्टिव है। इसमें रैशनैलिटी और तार्किकता की बात होती है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर। यह व्यक्तिनिष्ठवाद की वकालत करता है या उसकी पक्षधर है। फिनोमेनोलॉजी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को नकार देता है और उसकी मतलब परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था है इसको नकार देता है, और प्रकारवाद का बिल्कुल आलोचना करता है, और प्रकारवाद का तो विकल्प प्रस्तुत करता है फिनोमेनोलॉजी। तो आपको याद रहे कि फिनोमेनोलॉजी प्रकारवाद को नकारता है। फिनोमेनोलॉजी किसी भी मेटा नरेटिव यानी महान वृत्तांत को क्या करता है, नकारने का काम करता है। फिनोमेनोलॉजी तो सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक अंग है। फिनोमेनोलॉजी जो होता है या फिनोमेनोलॉजिस्ट जो अध्ययनवेत्ता होता है, वह अंतरिक्ष से आया हुआ एक अजनबी की तरह होता है। तो ये आपको समझना है, और इसको अब हमें लगता है कि आपको फिनोमेनोलॉजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिनोमेनोलॉजिस्ट में की पृष्ठभूमि क्या है, फिनोमेनोलॉजिस्ट कैसे समाज को जानने का प्रयास करता है। तो मैं एक मोटा मोटी फिर से आपको बता देता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ कि फिनोमेनोलॉजी की विषय वस्तु, फिनोमेनोलॉजी जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। फिनोमेनोलॉजी में व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, और व्यक्ति समाज का जो घटना है या समाज की जो चीजें हैं, इन्हें अपने पूर्वाग्रह से पृथक होकर स्वयं के अनुभव के आधार पर अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन करता है जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक अनजान व्यक्ति है। वह जब इस आंतरिक चेतना इंटरसब्जेक्टिविटी के आधार पर जब अध्ययन करता है, सामाजिक जो सोशल जो वर्ड है, हम इसको कहेंगे जो लाइफ वर्ड है, उसको वो नकार देता है, और फिर एकदम प्योर माइंड से जब समाज का अध्ययन करता है, तो हम इस प्रकार के अध्ययन को फिनोमेनोलॉजिकल अध्ययन कहते हैं। और आपको याद रखना है, फिनोमेनोलॉजी सिद्धांत नहीं है, यह एक विधि है, ऐसा खुद एडमंड हसरेल ने कहा है। एडमंड हसरेल ने कहा। अब एडमंड जो हसरेल है, ये इन्होंने भाई स्थापना करी फिनोमेनोलॉजी की, इसलिए इनके सिद्धांतों को समझना आवश्यक हो जाता है। इनकी जो पहली पुस्तक है, द फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, यह 1936 में लिखी गई। यह 1936 में लिखी गई, और इसका ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में हुआ है वो 1965 में हुआ है। आइडियाज जर्नल टू इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी, यह 1913 में लिखी गई, लेकिन इसका अनुवाद 1969 में हुआ।
जो हमारे हसरेल हैं, इन्होंने अपने फिनोमेनोलॉजिकल समाजशास्त्र की यानी प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता में ये बात करते हैं बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा, यानी जो हमारा बुनियादी दर्शन शास्त्र है इसमें डायलिमा है। ये कहते हैं बुनियादी दर्शन शास्त्र जो है यह व्यक्ति की चेतना और बाह्य जगत में जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व की ये बात करते हैं कि इस प्रकार के द्वंद्व से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। यह चेतना के लक्षणों की बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के लक्षणों से हम कैसे अपने चेतना के लक्षणों को जान सकते हैं, तो इस चेतना के लक्षण के लिए यह जीवन जगत की बात करते हैं कि जीवन जगत कैसे व्यक्ति की चेतना के लक्षणों को निर्धारित करता है। इन्होंने प्राकृतिकवादी अनुभववाद की क्या की आलोचना की, द क्रिटिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक इंपीरियलिज्म की ये आलोचना करते हैं, यानी प्राकृतिक अनुभववाद की एडमंड हर्सेल अपने फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, इसकी क्रिटिक्स करते हैं प्रकृतिवादी। और यह क्या करते हैं, समाज विज्ञान का एक दार्शनिक विकल्प भी उपलब्ध कर, ऐसा नहीं केवल के आलोचना कर दी। बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल आलोचना करते हैं लेकिन उसका रास्ता नहीं बताते। हसरेल ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने आलोचना भी की प्रत्यक्षवाद की और उसका विकल्प भी, एक दार्शनिक विकल्प भी बताया कि ऐसे नहीं भैया, ऐसे काम करोगे तो हम वास्तविक समाज की सच्चाई को समझ सकते हैं। चलिए अब हम एडमंड हर्सेल के इन 4 बुनियादी लक्षणों को समझ लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा क्या है कि फिनोमेनोलॉजी एक बहुत ही टेढ़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम आपको इतना बता देंगे कि आप कोई भी किताब पढ़ेंगे फिनोमेनोलॉजी में तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, और अगर क्वेश्चन फिनोमेनोलॉजी से बना तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, चलो तो फिनोमेनोलॉजी की पहली विशेषता हमारे हसरेल बताते हैं कि इसमें बुनियादी जो दर्शन शास्त्र की द्विविधा है इसमें बड़ी समस्या है, यानी बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा। तो इस बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं द बेसिक फिलोसफिकल डायलेमा। दर्शन जो है, दर्शन हमेशा प्रश्न को उठाता है। दर्शन जो शास्त्र है, जब आप अपनी यूनिट नंबर 2 पढ़ोगे तो उस यूनिट नंबर 2 में है फिलॉसफी ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का दर्शन। और विज्ञान के दर्शन में एक बात बताई जाती है कि दर्शन हमेशा किसी भी चीज पर प्रश्न उठाने की बात करता, प्रश्न चिन्ह बताने। तो इन्होंने कहा है कि बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा क्या है, दर्शन की जो वास्तविकता है वो एक प्रश्न उठाता है कि वास्तविकता क्या है। वस्तुओं के अस्तित्व को जानने का प्रयास करता है दर्शन, कहता है यह वस्तु है तो इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। और कहते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान व्यक्ति के पास 2 प्रकार है, एक तो उसके मस्तिष्क का ज्ञान है और दूसरा अगर हम देखें तो उसकी बाह्य चेतना, यानी एक तो उसके मस्तिष्क का ज्ञान है और दूसरा उसकी बाह्य चेतना यानी एक्सटर्नल रियलिटी जो है, एक हमारे मस्तिष्क का ज्ञान है और एक मस्तिष्क के बाहर की दुनिया का ज्ञान है। तो आंतरिक यथार्थ और बाह्य यथार्थ में अंतर है। एडमंड हर्सेल कहते हैं कि मस्तिष्क के ज्ञान और सामाजिक ज्ञान यानी बाह्य रियलिटी में अंतर है। बाह्य यथार्थ की जानकारी हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त होती है, यह बाह्य वास्तविकता वह नहीं है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि यह तो वह है जिसे हम अपने मन, चेतना और मस्तिष्क में स्वीकार करते हैं। यानी इन्होंने जो दर्शन शास्त्र की द्विविधा है, इस दर्शन शास्त्र की द्विविधा में 2 प्रश्न उठाए। कहा है कि एक वास्तविकता तो वो है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में है और एक वास्तविकता जो वो है जो व्यक्ति के बाहर है, यानी व्यक्ति की चेतना के बाहर है, एक्सटर्नल रियलिटी है। इन दोनों में अंतर है, लेकिन वास्तविकता क्या है जिसे हमारा मन, मस्तिष्क, चेतना स्वीकार करती है वही वास्तविकता है। हम अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर जिन चीज़ों को अध्ययन करते हैं, जिन चीज़ों को समझते हैं, वही आपका सही ज्ञान है। तो इन्होंने बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा की बात, ये कहते हैं चेतना के लक्षण, और इस चेतना के लक्षण में इन्होंने द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्शियसनेस जो है में ये जीवन जगत की बात करते हैं। इनके जीवन जगत से एडमंड हर्सेल बिल्कुल इनसे सहमत है। ठीक, कहते हैं कि यह जो सामाजिक जगत है, व्यक्ति के जो आसपास की दुनिया है, यह मानक मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतिमानों से मिलकर बनी है। ठीक है, शादी में सभी लोग खुश होते हैं, दुख में सभी लोग दुखी होते हैं। व्यक्ति जन्म से और मृत्यु तक इसी सामाजिक दुनिया के 4 दीवारी से घिरा रहता है। यह सामाजिक दुनिया जो है वो विभिन्न वस्तुओं और विचारों से भरा पड़ा हुआ है या मिलकर बना हुआ है। और कहते हैं इस सामाजिक चेतना के इस सामाजिक जगत की 2 विशेषताएं,
एक विशेषता क्या है कि यह सामाजिक जगत हमारी चेतना की गतिविधियों को निर्धारित करता है, और दूसरा है कि मनुष्य जो जीवन जगत को देखता है वह स्वयं की चेतना के आधार पर भी देखता है। भाई बात थोड़ी फिलोसफिकल है, समझने की कोशिश करना। सामाजिक जीवन यानी जीवन जगत यानी लाइफ वर्ल्ड का क्या मतलब है कि जो हम जिस समुदाय में रहते हैं वो समुदाय हमारे लिए क्या है, एक जीवन जगत है। यह जीवन जगत बहुत से सांस्कृतिक मूल मानक प्रतिमानों से मिलकर बना है, और इसमें हम सबका एक समान अभिप्राय होता है। जैसा सामाजिक या समुदाय होगा वह समुदाय हमारी चेतना को निर्धारित करता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस समुदाय को हम स्वयं की चेतना के आधार पर भी देख सकते हैं। जब आप इस समुदाय को, इस सामाजिक जगत को, इस जीवन जगत को स्वयं की चेतना के अनुभव के आधार पर देखोगे तो आप वास्तविक सच्चाई में जा सकते हो। लेकिन याद रहे कि यह जीवन जगत आपकी चेतना को भी निर्धारित करता है। तो इन्होंने चेतना के लक्षण 2 प्रकार के बताए, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत काम की चीजें आपको बता देता हूं। प्राकृतिक अनुभववाद की आलोचना, द क्रिटिक्स ऑफ द नेचुरलिस्टिक इंपीरियलिज्म, वो कहते हैं, हमारे जो हसरेल हैं ये कहते हैं कि हसरेल ने विज्ञान की मान्यताओं को चुनौती देते हैं। नंबर 1, हसरेल क्या करते हैं, विज्ञान की मान्यताओं को चुनौती देते हैं। कहते हैं विज्ञान तथ्यों की एक बाह्य दुनिया को मानता है। बिल्कुल, विज्ञान दुर्खीम ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे, और इसी विज्ञान बनाने के क्रम में उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला है। और तथ्य क्या है, व्यक्ति की चेतना के बाहर अस्तित्व रखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता है। यह बाह्यता का मतलब व्यक्ति की चेतना के बाहर, बाध्यता है यानी व्यक्ति पर दबाव डालता है। बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता यह सभी के लिए समान है। इसकी हसरेल, क्योंकि हसरेल तो क्या कहे, प्रकारवाद है, प्रत्यक्षवाद है, इन सब की आलोचना करते हैं, महान सिद्धांतों की को नकारते हैं। तो हसरेल कहते हैं कि जो विज्ञान की मान्यताएं हैं ये क्या है कि तथ्यों की एक दुनिया को मानते हैं, और कहते हैं इन तथ्यों का व्यक्ति की चेतना और इंद्रियों से पृथक अस्तित्व है, ऐसा विज्ञान मानता है। और कहते हैं इन तथ्यों को हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा समझ सकते हैं। विज्ञान की यह मान्यताओं को हसरेल ने चुनौती दी। ऊपर वाली जो मान्यताएं बताएंगे कि ये तथ्य हैं, ये व्यक्ति की चेतना के बाहर है, इनमें बाह्यता का गुण होता है, इनमें वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा चीजें नहीं। वो कहते हैं यह जो तथ्य है ये यह जो तथ्यों की जो दुनिया है वास्तव में जीवन जगत है। यह जो तथ्यों की आपकी दुनिया है ये क्या है, जीवन जगत है। इस जीवन जगत में विचार है, विचार की है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान है, वर्ग है, जाति है, बरादरी आदि को आप वैज्ञानिक विधि से नहीं नाप सकते। इस तरह की तथ्यात्मक दुनिया को हम चेतना के आधार पर समझ सकते हैं। समाज में आप कौन सा पैरामीटर लगाओगे, क्या मापतोल करोगे, कितने सेंटीमीटर, क्या कहते हैं, इन सब की यहाँ समाज विज्ञानों में इन सब की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आप वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकते हो। यहाँ तो इंटरसब्जेक्टिविटी के आधार पर, स्वयं की चेतना के आधार पर आप क्या है, चेतना के आधार पर आप समाज के यथार्थ को समझ सकते हो। वो कहते हैं इस जीवन जगत और सामाजिक दुनिया को हम चेतना के माध्यम से समझ सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि सामाजिक जो दुनिया है हमारी, यह सामाजिक दुनिया विज्ञान की दुनिया को जो हमने बाह्यता, बाध्यता, समानता का गुण बताए, कहते हैं ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में। सामाजिक विज्ञानों के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं की चेतना के आधार पर अनुभव करें। तो इन्होंने किसकी आलोचना की है, विज्ञानवाद की और प्राकृतिक अनुभववाद की आलोचना की। अब अपने इसी सिद्धांत में एडमंड जो हसरेल हैं, इन्होंने दार्शनिक विकल्प को प्रस्तुत किया है, द फिलोसफिकल अल्टरनेटिव टू सोशल साइंस। ये कहते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक प्रसंग हैं, अवसर हैं, यानी जाति, परिवार, धर्म, वर्ग आदि का बोध हम कैसे करते हैं, इनका बोध हमें होता कैसे। इसके लिए वो कहते हैं कि फिनोमेनोलॉजी कहती है कि चेतना के माध्यम से, हम स्वयं के अनुभव के माध्यम से हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। हम इंटर सब्जेक्टिविटी, अंतः व्यक्तिकता से जो अनुभव प्राप्त करते हैं उस अनुभव का हमें क्या करना चाहिए, क्रांतिकारी अमूर्तीकरण करना चाहिए। और इस क्रांतिकारी अमूर्तीकरण के माध्यम से हम क्या करें, प्योर माइंड की खोज करें। और यह प्योर माइंड क्या करे, जीवन जगत को भूल जाए, मतलब जो हमारे पहले की मान्यताएं हैं उनको भूल जाए। हम इंद्रियों के माध्यम से चेतना के अमूर्त लक्षणों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। यानी इन सब के पीछे वो ये बताना चाहते हैं
कि आप समाज विज्ञान का दार्शनिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि हम समाज विज्ञान को अगर आप समझना चाहते हो, जीवन जगत का वास्तविक रूप से अध्ययन करना चाहते हो, तो आपको अपनी अंतः प्रज्ञा, इंटर सब्जेक्टिविटी, अंतः व्यक्तिकता के आधार पर एक शुद्ध माइंड के साथ बिना पूर्वाग्रह के आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से अध्ययन करोगे, स्वयं की चेतना के आधार पर अध्ययन करोगे, तो वास्तविक दुनिया को आप जान पाओगे। इस सब की बात एडमंड हर्सेल ने की है। मैंने आपको बहुत गहराई से एडमंड हर्सेल को पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं शुट्ज महोदय की। शुट्ज के बाद जो थोड़ी सी जॉर्ज सत्याना की बात कर लेते हैं। जॉर्ज सत्याना अमेरिकन फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं और इनके फिनोमेनोलॉजी का उतना विकास नहीं हुआ। इनकी जो पुस्तक है जॉर्ज सत्याना की, वो है इस कैप्टिज्म एंड एनिमल फैक्ट, ठीक है। और ये पशुवत विश्वास की बात कहते हैं, इस जो सामाजिक जगत है, जीवन दुनिया है, हम इसको हूबहू या यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, हम इस पर संदेह व्यक्त नहीं करते हैं। अगर हमें वास्तविक इसके एसेंस में जाना है, इसके सार में जाना है, तो हमें समाज की दुनियाओं पर संदेह व्यक्त करना चाहिए, हमें संदेह की सुई गहरी चुभोनी चाहिए, तभी हम वास्तविक यथार्थ को समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो कि यदि आप ये सोचना चाहते हैं या समझना चाहती हैं कि आपका पति ऑफिस से 3 घंटे लेट क्यों आया, या आपकी पत्नी क्यों इतनी लेट घर पहुंच रही है, तो आपको कई तरीके के प्रश्न पूछना पड़ेंगे। आपको संदेह की सुई गई, कहाँ थे, फोन क्यों नहीं उठाया, इतना लेट क्यों हो गए, तो आप वास्तविक यथार्थ को जान पाओगे। तो ऐसे ही सामाजिक दुनिया को जब आप समझना चाहते हो, तो जॉर्ज सत्याना कहते हैं कि आपको अपने संदेह की सुई को बहुत गहराई तक ले जाना पड़ेगी, तभी, यानी ये संदेह की बात करते हैं, वो कहते हैं इसी संदेह के आधार पर हम सामाजिक दुनिया को समझ सकते हैं। तो जॉर्ज सत्याना तो सिंपल थे, मैंने आपको बता दिया। कहते हैं हमें एनिमल फेथ नहीं करना चाहिए, पशुवत विश्वास नहीं। अब जो हमारे थिंकर्स हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्फ्रेड शुट्ज को समझो। अल्फ्रेड शुट्ज का फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो जर्मन की थी। इनकी जो पुस्तक है एडमंड अल्फ्रेड शुट्ज की, द स्टडी इन फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी, द स्टडी इन फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी, द फिनोमेनोलॉजी एंड द सोशल वर्ल्ड, द फिनोमेनोलॉजी एंड द सोशल वर्ल्ड। अल्फ्रेड शुट्ज अपने सिद्धांत की जब प्रारंभ करते हैं, तो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की आलोचना से ये प्रारंभ करते हैं। जब जैसे ही अल्फ्रेड शुट्ज अपनी किताब प्रारंभ करते हैं, तो मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया है, और अपनी सामाजिक क्रिया में मैक्स वेबर कहते हैं कि व्यक्ति एक अभिप्राय लगाता है, वो कहते हैं यह अभिप्राय व्यक्ति का बनता कहाँ से है, इस प्रकार की बात मैक्स वेबर ने नहीं की है। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इन्होंने मैक्स वेबर की आलोचना से प्रारंभ किया है। और अल्फ्रेड जो शुट्ज है, अल्फ्रेड शुट्ज ने अपने सिद्धांत में अंतः व्यक्ति निष्ठता पर बहुत ज्यादा बल दिया। अल्फ्रेड शुट्ज का जो घटना क्रिया विज्ञान है, यह 3 चीजों से मिलकर बना है। लाइफ वर्ल्ड यानी जीवन जगत, अभी मैं आपको बता के आया हूँ। जीवन जगत क्या है, आप जिस समुदाय में रहते हो, वो आपके चारों तरफ की जो दुनिया है, जो विचार है, जो मूल्य हैं, जो प्रथाएं, जो परंपराएं हैं, यही आपका एक जीवन जगत बनाते हैं। तो इनके अल्फ्रेड शुट्ज के जो फिनोमेनोलॉजी है, उसमें जो है वो लाइफ वर्ल्ड, जीवन जगत की बात करते हैं, नेचुरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, इंटर सब्जेक्टिविटी यानी अंतर व्यक्तिकता की वो बात करते हैं, चेतना के अमूर्त नियम। क्योंकि क्या है कि हसरेल कहते हैं कि चेतना के अमूर्त नियम बनाए जाने चाहिए, जो अप्रत्यक्ष है उसको हमें प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर हम उनके सिद्धांतीकरण कर सकते हैं। लेकिन एडमंड हर्सेल इस चीज से शुट्ज इस चीज से सहमत नहीं थे, और उन्होंने रेडिकल इंडिविजुअल जो एब्स्ट्रैक्शन है, इससे उन्होंने सहमति नहीं जताई है। किससे? अपने हसरेल से। और हसरेल का जो जीवन जगत का सिद्धांत है, इसको शुट्ज जो है वो इसको स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं व्यक्ति को बिना जीवन जगत के नहीं समझा जा सकता है। यदि आप हमारा अध्ययन कर रहे हो, तो हमारे जीवन जगत को आपको समझना पड़ेगा। कहते हैं कि यह जो लाइफ वर्ल्ड है, यह लाइफ वर्ल्ड व्यक्ति के स्टॉक ऑफ नॉलेज को बनाता है। ज्ञान के जो भंडार है, इस ज्ञान के भंडार को उसका जीवन जगत ही तय करता है। ठीक है, मान के चलो कि हम उत्तर भारत के रहने वाले हैं, एमपी, यूपी, दिल्ली वाला क्षेत्र है जो हमारा, यहाँ पर हमारे जीवन जगत ने मुझे बता दिया है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति मिले तो आपको चरण स्पर्श करना है, सलाम करना है। जब भी कोई आपका फ्रेंड आपके साथ मिले तो आपको हाथ मिलाना है। वो कहते हैं कि यह जीवन जगत है, और ऐसा हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग बूढ़ों ने कहा है।
हमने इसी को सर्वोच्च वास्तविकता मान लिया है और हमने स्वीकार कर लिया है। तो यह जो सर्वोच्च वास्तविकता है, इस सर्वोच्च वास्तविकता यानी जीवन जगत की जो प्रथाएं हैं, हम उसको हूबहू स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि फिनोमेनोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे हर घटना पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, अपना संदेह करना चाहिए, संदेह की सुई को गहरा चुनना चाहिए, तभी आप इस रास्ते में जा सकते हो। कहते हैं हम इस जीवन जगत को, देखो ये पैरामाउंट रियलिटी लिखा है, कहते हैं हम इस जीवन जगत को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ भी जीवन जगत में होता है हम बिना प्रमाण के उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं यह जो जीवन जगत है, यह जीवन जगत जो हमारा ज्ञान का भंडार है, यह हमें विरासत में नहीं मिलता है, इसको हम सीखते हैं। समाज के मूल्यों, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, इन सबको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। विवाह में जाना है, साहब अच्छे कपड़े पहन के जाना है, मीठा खाना है, ये सब चीजें क्या है, आपको सोशल वर्ल्ड ने आपको सिखा दिया है, जीवन जगत ने आपको सिखा दिया है, तो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने कभी इस पर प्रश्न नहीं लगाया, कभी आप इसकी गहराई में नहीं गए। आप इसकी गहराई में कब जाओगे, जब आप फिनोमेनोलॉजी से इसका अध्ययन करोगे। तो इन सब की बात कहा है, यानी जीवन जगत की बात में वो कहते हैं कि जो जीवन जगत है यह हमारी चारों तरफ के जिसमें हम रहते हैं वही हमारा जीवन जगत है, और इस जीवन जगत को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिना प्रमाण के स्वीकार कर लेते हैं। यह हमारे लिए पैरामाउंट रियलिटी होती है, और यही हमारा जो जीवन जगत है यह हमारे ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करने का काम भी करता है। समाज बहुत वृहद है, वो कहते हैं कि समाज जो है वो बहुत वृहद है, और इसमें कई भिन्नताएं जो होती हैं, इन भिन्नताओं के लिए उन्होंने टाइपिकेशन शब्द की बात की है। कहते हैं अगर हम मुंबई शहर का अध्ययन करें तो मुंबई शहर में एक फिल्म इंडस्ट्री अलग है, औद्योगिक इंडस्ट्री अलग है, और इस प्रकार की कई इंडस्ट्री हैं, और यह इंडस्ट्रियों को या समाज का जो यह विभाजन है, इसी को जो हमारे सूच महोदय हैं वो क्या कहते हैं, इसको श्रेणीकरण कहते हैं, टाइपिकेशन कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी जो चेतना है, इस चेतना के स्थान पर वो इंटर सब्जेक्टिविटी पर स्वयं के अनुभव के आधार पर जो आप ज्ञान प्राप्त करो उसकी वो बात करते हैं। कहते हैं ये जीवन जगत है, इस जीवन जगत में दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एक बहुत ही यूनिक संबंध होते हैं और एक बहुत ही विशिष्ट संबंध होते हैं। जो यूनिक संबंध होते हैं ये आव्यक्तिक संबंध होते हैं, और ये हम के संबंध होते हैं। माँ बेटे का संबंध, माँ बेटे का संबंध कैसा है, ये अगले पल गुस्सा है और अगले पल बिल्कुल शांत, एकदम पहले मम्मी ने मार दिया और अगले पर एकदम बिल्कुल उन्होंने, ये आव्यक्तिक संबंध है। हम की भावना है, पति पत्नी के संबंध आव्यक्तिक संबंध है। लेकिन विशिष्टीकरण आव्यक्तिक संबंध, बे के संबंध, दुकानदार और ग्राहक के संबंध, टीचर और स्टूडेंट के संबंध, इनके मध्य एक रेखा खींची जा सकती है, इनको विशिष्टीकृत किया जा सकता है। यह व्यक्त संबंध है, ये बे वाले संबंध है। तो उन्होंने सामाजिक जो जीवन जगत है, जीवन जगत में दो प्रकार के संबंध बताए, बी के संबंध एंड दे के संबंध। बी संबंध वे होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, और जो यानी बी यानी हम अव्यक्तिक संबंध होते हैं, और दे वाले संबंध वे होते हैं जो बहुत ही विशिष्टीकृत संबंध। तो दोस्तों हमने आपको पूरा फिनोमेनोलॉजी पढ़ाने का प्रयास किया है, और इसमें जितने भी आयाम हो सकते थे वो मैंने सारे बता दी। अब अगर मैंने आज ही इसका PYQs भी सॉल्व करवाया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम PYQs के लिए फिनोमेनोलॉजी का पार्ट 2 लेके आएंगे और आप उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोगों ने पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया है। इतनी अच्छी थ्योरी हमें लगता है आप जब खुद पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैंने सारा थ्योरी यहाँ पे पढ़ा दिया है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, PDF, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर हमसे संपर्क करना है। आप हमारे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर संपर्क करना है। ठीक है, चलिए अब इसके पार्ट 2 पर मिलेंगे। हम पिछले साल के प्रश्न सारे जितने भी फिनोमेनोलॉजी से बने हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद तुरंत हम आपको इथनोमेथोडोलॉजी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।